हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेशन ऑफ आईओटी क्लासेस। ठीक है, आज आपका चैप्टर है चैप्टर 2, जिसके अंदर हम सीखेंगे कि आईओटी क्लासेस में क्या क्या है। चैप्टर 2 मैंने यहाँ ओपन कर लिया है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट कर चुके हैं, उसका आप देख सकते हैं वीडियो। ठीक है, और सेकंड चैप्टर का ये फर्स्ट टॉपिक सिस्को हमारी कंपनी है नेटागेट की। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं चैप्टर 2। चैप्टर 2 में यहाँ पर को बोला गया है कि एवरीथिंग्स, ठीक है, एवरीथिंग बिकम्स प्रोग्रामेबल। मतलब अब जो आ रही है चीज़ें, मतलब कि जो आने वाली चीज़ें हैं सारी की सारी जो आ चुकी हैं, जो आ रही हैं, वो सारी सारी ना प्रोग्रामेबल आ रही है, मतलब प्रोग्राम्ड करी हुई आ रही है। आपको पता होना चाहिए कि हर एक चीज़ ना जो आप देखते हो, लाइक कोई भी मशीन है जो काम कर रही है, एटीएम मशीन है, ठीक है, कार्ड रिचार्ज करने वाली मशीन है, आपका कोई भी सॉफ्टवेयर है, वो जब काम करते हैं ना, उनके बैकएंड में ना कुछ कोडिंग करी गई है, कोडिंग। ठीक है, तो ये ज़रूरी है समझना कि हर एक चीज़ प्रोग्राम करी हुई आती है, और जो है कि ये अगर कोई यूज़र, उस यूज़र को अगर ये एक्टिविटी करता है वो, तो उस पर क्या रिएक्शन होगा वो पहले से ही प्रोग्राम्ड है। ठीक है, इसलिए बोला गया एवरीथिंग्स बिकम्स प्रोग्रामेबल। नेक्स्ट करते हैं 2.1 अप्लाई बेसिक प्रोग्रामिंग टू सपोर्ट आईओटी डिवाइसेस। अभी हम कुछ बात करने वाले हैं बेसिक प्रोग्रामिंग की, जो सपोर्ट करते हैं आईओटी डिवाइसेस को। ठीक है, इनके लिए क्या क्या होते हैं, जैसे कि हम नेक्स्ट देखते हैं। फर्स्ट यहाँ पे दिखा हुआ है बेसिक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स के लिए आपको फॉलो द फ्लो चार्ट। हमें क्या करना पड़ता है, हमेशा ना एक कोई ना कोई डायग्राम बनाना पड़ता है, पहले चार्ट बनाना पड़ता है, देन हम उसको फॉलो करते हैं, फिर वो हमारा एक काम कंप्लीट होता है। जैसे मैं आपको चलो एक एग्जांपल दूं, मान लो अगर आप घर बिना नक्शे के बनवाओगे तो वो एक माइंडसेट के हिसाब से बनेगा, बट नक्शे से बनता है तो हमारे पास जगह भी बहुत सारी बच जाती है, और जो हम चाहते हैं वो भी हमारा बन जाता है। क्यों? क्योंकि वो एक चार्ट के थ्रू चला है, जो कि हमने डिज़ाइन करवाया, चाहे वो आर्किटेक्चर से करवाया हो, चाहे किसी से भी कराया हो। ऐसे ही ना सॉफ्टवेयर बनने से पहले ना उसका एक फ्लो चार्ट बनता है, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो, ठीक है, चाहे वो कोई मशीन हो, चाहे कुछ भी काम हो, पहले उसका एक फ्लो चार्ट तैयार होता है। ठीक है, फ्लो चार्ट अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द सप्लाइड फ्लो चार्ट। जैसे यहाँ पे एक स्टार्ट लिखा हुआ है, स्टार्ट अगर हम यहाँ पे करते हैं तो स्टार्ट होता है, देन वो स्टार्ट करने के बाद मतलब कोई काम स्टार्ट हुआ, वो नीचे की तरफ आया रीड डोर सेंसर, कि वो डोर के मतलब डोर वाले के पार्ट है, डोर का एक फ्लो चार्ट है, डोर पर एक सेंसर लगा हुआ है, वो रीड कर रहा है उसको, अगर उसने रीड कर लिया तो वो आगे जाएगा। ठीक है, मान लो रीड करने के बाद सेंसर ने अगर इस डोर ओपन, इफ इस डोर ओपन मतलब अगर दरवाज़ा खुल गया तो काउंटर इज इक्वल टू 0। ठीक है, नहीं खुलता तो काउंटर इज इक्वल टू 0, डिले 2 सेकेंड्स, देन वो वापस से जाएगा रीड डोर सेंसर पर। मतलब मिस्टेक्स यहाँ पे ढूंढने की, मिस्टेक्स कहाँ है और मिस्टेक्स कहाँ ठीक होगी, मतलब सही कहाँ होगी। ठीक है, वो थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर ना हो तो थोड़ा समझ के समझिए। जैसे स्टार्ट करा हमने, सेंसर को, डोर सेंसर को उसने देखा, डोर सेंसर को देखने के बाद अगर डोर ओपन हुआ तो काउंटर 0 मतलब 0 सेकेंड्स, काउंटर उसका एक वेरिएबल है। ठीक है, कोडिंग में लगते हैं सारे के सारे। उसके बाद अगर यहाँ पे आओगे तो अगर वो नहीं खुलता तो डिले हो गया 2 सेकेंड्स, देन वो वापस से जाएगा, मतलब किसको चेक करेगा वो, पहले सेंसर को, कि सेंसर खराब है, तो पहले सेंसर को ठीक करेगा। सेंसर का ठीक होने के बाद फिर तो डोर खुल ही गया। अगर वो क्या करता है ऐसे ही काउंटर 0, अगर वो काउंट 0 होता है तो काउंटर इज इक्वल टू काउंटर प्लस 2 डिले सेकेंड्स। ठीक है, मतलब ये भी उस सेंसर को काउंट कर रहा है। अगर वहां से भी डिले होता है कि भाई डोर खुल गया मगर फिर भी ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो और ज़्यादा वो उसको वापस से आकर के सेंसर पे जाएगा, कि सेंसर ने हो सकता है लेट डिटेक्ट करा हो, इस वजह से हो रहा है, तो सेंसर को दोबारा से रीचेक करेगा। फिर अगर मान लो कि ऐसा नहीं हुआ तो वो क्या करेगा, 10 सेकेंड्स तक ऐसे डिले हो रहा है तो ग्रेटर देन 10 सेकेंड्स अगर वो ज़्यादा जाते हैं तो वो साउंड अलार्म पे क्लिक कर दे, कि दरवाजे से कोई छेड़खानी कर रहा है या फिर कुछ और प्रॉब्लम है, तो साउंड हो जाए अलार्म का। ठीक है, एक और नेक्स्ट फ्लो चार्ट है, उस पर ज़्यादा जल्दी समझ आएगा। ठीक है,
अब इस चार्ट को देखते हैं। इस फ्लो चार्ट में यहाँ पे दिखा हुआ है कि लाइट बल्ब रिप्लेस्ड फ्लो चार्ट, कि लाइट बल्ब जो है वो रिप्लेस करना है, कब करना है उसके काम को भी डिपेंड करते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे देखते हैं कि follow chart diagrams that are used to represent process or workflow। ठीक है, illustrate how a process should work, show input states, any decisions made and the result of those decisions। मतलब यहाँ पे हम ये डायग्राम्स बने हुए हैं, इसके प्रोसेस को हम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, कैसे इसको यूज़ करना है उसके बारे में बताएंगे। इसके इलिस्ट्रेटर देखेंगे हम कि क्या इसके प्रोसेस है और कैसे ये काम में करता है, शुड वर्क करना चाहिए। तो हम यहाँ पे बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइट डज नॉट कम ऑन, मतलब लाइट नहीं आ रही है तो क्या करेंगे। तो हमारे माइंड में क्वेश्चन आएगा कि देयर इज बल्ब, मतलब उधर बल्ब है या नहीं, लाइट तो नहीं आ रही ना। मतलब मान लो मैं यहाँ से एक कमरे को देख रहा हूँ बाहर सामने, उस कमरे में लाइट जलती है, मेरे यहीं से यहाँ मेरे पास कनेक्शन है, मैंने बटन दबाया यहाँ से स्विच ऑन करा और उस कमरे की लाइट नहीं जली, तो मेरे माइंड में क्या क्वेश्चन आएगा, देयर इज अ बल्ब, मतलब उधर बल्ब है या नहीं। तो फिर हम क्या करेंगे, अगर है तो यस, मतलब नीचे की तरफ, नहीं है तो इधर की तरफ आएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है इंस्टॉल्ड अ बल्ब, मतलब कि पहले उधर एक बल्ब डालो फिर वो नीचे आ जाएगा। मान लो बल्ब है तो क्या हो जाएगा, इस बल्ब बर्न आउट, हो सकता है बल्ब जल गया हो, इधर एक क्वेश्चन ये भी बनता है। तो अगर बल्ब जल गया है मतलब यस, तो रिप्लेस द बल्ब, अगर नहीं जला है तो रिप्लेस द बल्ब नहीं होगा, नेक्स्ट आ जाएगा नो पावर चेक ब्रेक। तो हमें एक पावर चेक करनी पड़ेगी, हो सकता है उसकी वायर कट गई हो जिस वजह से बल्ब में लाइट ना आ रही हो, क्योंकि बल्ब तो जला है नहीं। अगर नहीं है तरफ देख रहे हो ना, बर्न नो, अगर बर्न यस तो रिप्लेस द बल्ब, अगर बर्न नो तो नो पावर चेक ब्रेक्स। तो ब्रेकर्स तो हम चेक करेंगे, मतलब कि कहीं से पावर कनेक्शन तो लूज नहीं है। ठीक है, अगर मान लो पावर कनेक्शन लूज हुआ, ठीक है, तो हम उसको ठीक करेंगे। ठीक है, अगर नहीं हुआ तो फिर डज इट वर्क, तो वर्क करना चाहिए फिर तो वो पूरा प्रॉपरली। ठीक है, तो अगर मान लो पावर चेक अगर करेंगे, और दूसरी चीज़ अगर यहाँ पे मैं इधर आता हूँ, अगर बल्ब इंस्टॉल करवा दिया हमने, डज इट वर्क, तो वो वर्क करना चाहिए, अगर वो कर रहा है वर्क तो टास्क कंप्लीट, अगर वर्क नहीं कर रहा तब भी हम क्या चेक करेंगे, पावर की कनेक्शन को चेक करेंगे। समझ लो, लास्ट स्टेप इसका यहाँ पे आया था, पावर के कलेक्शन को चेक करना और यहाँ पर टास्क कंप्लीट, क्योंकि अगर वो वर्क कर रहा है तो टास्क कंप्लीट है, अगर वर्क नहीं कर रहा है तो क्या चेक करना पड़ेगा हमें, पावर कनेक्शन, क्योंकि बल्ब भी ठीक है, ठीक है, ब्रेक भी नहीं है, बल्ब भी फ्यूज नहीं है, तो सब कुछ ठीक है, बस हमारे को क्या चेक करना है, कनेक्शन, और फिर लाइट जल जाएगी। मतलब एक काम कैसे करता है उसके बारे में हमने यहाँ पे देखा कि किस तरीके से फ्लो चार्ट को हम फॉलो करते हैं, कि वो काम करता है किस तरीके से। नेक्स्ट यहाँ पे बताया हुआ है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड कंप्यूटर लैंग्वेज। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मैंने सभी को बताया, होप अंडरस्टूड हो गए, नहीं है तो मैं बता देता हूँ। टू कॉमन टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये दो कंप्यूटर के कॉमन सॉफ्टवेयर हैं जो सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम क्रिएट accomplish ओके कर्टन टास्क और कलेक्शंस ऑफ टास्क, मतलब कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जब बनाए जाते हैं, जब क्रिएट करे जाते हैं एक रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ताकि वो हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके, उसके जो काम है, उसके जो टास्क है, वो हमारी ज़रूरतों को उस काम के, उस सॉफ्टवेयर के मुताबिक पूरा हो सके। ठीक है ना। सिस्टम सॉफ्टवेयर वर्क बिटवीन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड द एप्लीकेशन प्रोग्राम, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो दोनों के बीच में काम करता है, दोनों के साथ काम करता है। ठीक है, मतलब सारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स को भी लेके चलता है साथ में, सारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स को एक स्टार्टअप मतलब स्टार्ट करता है, सबको कनेक्ट रखता है अपने साथ। ठीक है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उसके ऊपर चलते हैं, मतलब एक प्लेटफॉर्म तैयार होता है जो उसके ऊपर काम करते हैं। देखो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बोथ सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है, आर क्रिएटेड यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दोनों ही लैंग्वेजेस को यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखो पाइथन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इंटरप्रेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, पाइथन एक लैंग्वेज है
ठीक है, पाइथन एक लैंग्वेज है, अगर आप उसके बैकग्राउंड को देख सकोगे ना तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से कोडिंग दिखेगी आपको। ठीक है, मगर कोडिंग के बाहर जब वो इंटरप्रेट करके सामने आता है तो एक टास्क पूरा प्रोग्राम हो रखा होता है, पूरा काम कर रहा होता है सॉफ्टवेयर। आपको लगता है यार ये तो सॉफ्टवेयर बड़ा इजी है चलाने में, 2+2 = एंटर, 4 आ गया आंसर। ये सॉफ्टवेयर अगर हम नेस्ट करते हैं तो कॉपी पेस्ट करते हैं तो ये इजीली हो जाता है। मगर आप उसके बैकग्राउंड को जानोगे ना तब आपको समझ आएगा कि यार ये सॉफ्टवेयर कैसे काम कर रहा है, क्या क्या इसके अंदर कोडिंग लगी है। ठीक है, तो कोडिंग्स के ऊपर सारा काम होता है। फिर हम नेक्स्ट करते हैं प्रोग्रामिंग वेरिएबल्स। प्रोग्रामिंग वेरिएबल्स क्या होता है? प्रोग्रामिंग वेरिएबल्स का मतलब है जो भी x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड, ए इज इक्वल टू 10, मतलब ए की पावर 10 अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो इधर जैसे मैं बात करूँ, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज वेरिएबल्स टू होल्ड फ्रेज, नंबर्स और अदर इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दैट कैन बी यूज्ड इन कोडिंग। मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होल्ड करती है हमारे फ्रेज को, नंबर्स को, इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशंस को, ताकि वो उसको कोडिंग के थ्रू यूज कर सके, कैन बी यूज्ड इन कोडिंग। ओके, वेरिएबल्स कैन होल्ड द रिजल्ट। वेरिएबल्स जो होते हैं हमारे रिजल्ट को होल्ड करते हैं। एंड ऑफ अ कैलकुलेशंस ताकि कर सके। द रिजल्ट ऑफ अ डेटाबेस क्वेरी और सम अदर वैल्यूज। ठीक है, डेटाबेस उसकी क्वेरी को सॉल्व करता है और अदर वैल्यूज जो हम उसके अंदर डालते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने वेरिएबल को बोला x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड। अब हमें नहीं पता x क्या है और हमें नहीं पता y क्या है। x y वो होंगे जो हम वहाँ पर इनपुट करेंगे कोडिंग के टाइम। ठीक है, जब ये मेरा रिजल्ट, जब ये प्रोग्राम चलेगा तब यहाँ पे नंबर्स डालने को बोला जाएगा। आप नंबर डालोगे, चाहे आपने 10 डाला हो, चाहे 16 डाला हो, चाहे 7 डाला हो। 7 फिर प्लस मैंने बोल दिया 4, एंटर करा हमने, 7 + 4 इज इक्वल टू 11। तो z की वैल्यू हो गई 11, x की वैल्यू हो गई 7, y की वैल्यू हो गई 4। होप समझ आ रहा होगा। तो वेरिएबल्स बोलते हैं आप इसको, एक्स वाई एंड जेड आर वेरिएबल्स विच कैन रिप्रेजेंट कैरेक्टर्स। ठीक है, एंड कैरेक्टर स्ट्रिंग्स, नंबर, वैल्यूज और मेमोरी एड्रेसेस। ये कैरेक्टर्स होते हैं जो प्रेजेंट्स करते हैं हमारे नंबर्स, वैल्यूज को और इन सबको एड्रेसेस को। a इज इक्वल टू 10 जैसा कि यहाँ पे बताया गया, एसोसिएट्स द वैल्यू 10 टू वेरिएबल a। ठीक है ना। Variables allow programmers to quickly create a wide range of simple or complex programming which tell the computer to behave in a predefined fashion। मतलब सारा का सारा प्रोग्राम है क्विकली क्रिएट करने के लिए। ठीक है, वेरिएबल्स बहुत ज़्यादा फास्ट मोड में काम करते हैं ताकि हमारा काम जो है ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, ज़्यादा डिफ़िकल्ट ना हो। ठीक है, उससे रिलेटेड ही है। ठीक है, वेरिएबल्स यूज़ करने पड़ते हैं हमें प्रोग्रामिंग में ताकि वो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को थोड़ा सा मॉडिफाई करके इजी वर्क के थ्रू ही हमारा को डेटा रिप्रेजेंट करवा सके। ठीक है, तो ये प्रोग्रामिंग वेरिएबल्स थे। वेरिएबल्स क्या होते हैं जो हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ पे लिखा हुआ है बेसिक प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर। बेसिक प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर के अंदर मोस्ट कॉमन लॉजिक स्ट्रक्चर्स आर इफ और देन, फॉर लूप्स और वाइल लूप्स। ये क्या है? ये काम करने के तरीके हैं। मतलब जैसे अगर आपने एक्सेल सीखा हो तो एक्सेल में हम फॉर्मूला लगाते हैं कि इफ़ अगर ये वैल्यू ऐसी हुई तो आंसर ये आए, अगर ये ऐसी हुई तो आंसर ये आए। वी लुकअप्स लगाते हैं। फॉर लूप्स मतलब इफ़ को 2 बार 3 बार यूज़ करते हैं। अगर इफ़ में ये आंसर नहीं मिला तो ये आंसर आए, उसके बाद अगर ये ना मिले तो ये आंसर आए, ये ना मिले तो ये, तो वो लूप हो जाता है। ठीक है, मैंने कई लोगों को बताया भी है कि इफ़ जब यूज़ करते हो तो उसमें लूप क्या होता है। फॉर एग्जांपल मैं वहाँ से एक्सेल को क्यों मर्ज कर रहा हूँ, ताकि आप लोग वहाँ पे थोड़ा सा एक्सेल में फॉर्मूला लगाना सीखते हो। फॉर्मूले का मतलब होता है कि हमने फॉर्मूला लगाया बट आंसर आता है एक छोटा सा, है ना। बैकग्राउंड में तो फॉर्मूला है इनपुट में, बट अगर हम उसका रिजल्ट देखते हो तो एक आंसर आता है जो हमें रिक्वायरमेंट होती है। ऐसे ही यहाँ पर कोडिंग होती है जो बैकग्राउंड में होती है, बट जब वो आंसर आता है तो उतना ही आता है जितना हमें बोला गया होता है, मतलब जो हमें रिक्वायरमेंट है। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, इफ देन allows the computer to make a decision based on the result of an expressions। okay, myver एक वो है प्रोग्राम है, ग्रेटर देन 0। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रू इफ अ वैल्यू स्टोर्ड इन द myver वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल में अगर वो जाती है, अगर वो ग्रेटर देन होती है 0 से। ठीक है, ऑब्वियसली अगर आप यहाँ पे 1 डालोगे
जाएगी, ठीक है। इफ फॉल्स द कंप्यूटर मूव्स ऑन टू द नेक्स्ट स्ट्रक्चर, वरना वो क्या होगा, नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे मूव होगा। इफ ट्रू द कंप्यूटर एग्जीक्यूट्स द एसोसिएटेड एक्शन बिफोर मूविंग ऑन द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस इन द प्रोग्राम। मतलब अगर उसको आंसर उतने में मिल गया, ठीक है, अगर नहीं मिलता, अगर वो गलत होता है कि मेरे को आंसर नहीं मिला, तो क्या करेगा, मूव करेगा नेक्स्ट स्ट्रक्चर पर। अगर वो ट्रू होता है, सही होता है, तो वो कहीं और बिना गए एसोसिएट एक्शन लेगा बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इन द प्रोग्राम। मतलब मेरे को आंसर जब मिल गया तो मैं आंसर आगे क्यों जाऊं, समझ रहे हो। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इफ वैल्यू 1 ग्रेटर देन हुई वैल्यू 2 से, ठीक है, तो देन मतलब कि फिर क्या प्रिंट हो, प्रिंट ऑन द स्क्रीन वैल्यू इज ग्रेटर देन वैल्यू 2। क्योंकि क्या होगा, अगर ये बड़ी होती है तो प्रिंट क्या होना चाहिए कि वैल्यू 1 इज ग्रेटर देन वैल्यू 2, अगर बड़ी होती है तो, ठीक है। अगर 4 की बात करें, 4 क्या करता है, लूप्स का मतलब है कोई चीज़ रिपीट करना, ठीक है। एग्जीक्यूट अ स्पेसिफिक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स बेस्ड ऑन अ एक्सप्रेशंस। लूप जैसे मैं एग्जांपल दूं, हम गाना प्ले करते हैं, गाने को हम लूप पे लगा देते हैं, तो गाना पूरा खत्म होके फिर से वहीं से शुरू हो जाता है, फिर पूरा खत्म होता है फिर से शुरू हो जाता है ना, तो लूप होता है उसको। तो ऐसी अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट कोडिंग समझा देता हूँ कि यहाँ पर अगर आप 4 चलाते हो तो 4 मैंने बोला आई इज इक्वल टू 0, फिर ठीक है, फिर मैंने बोला आई ग्रेटर देन 100, फिर आई प्लस प्लस, तो क्या होगा, प्रिंट ऑन द स्क्रीन काउंट इज इक्वल टू प्लस आई, तो आई जितने होंगे वो उतनी बार उस पर प्रेजेंट करेगा। ऐसे ही वाइल लूप होता है, वाइल जो है उसके अंदर वैल्यू ग्रेटर देन 10, प्रिंट ऑन द स्क्रीन वैल्यू इज स्टिल लेस देन 10। अगर वैल्यू यहाँ पे जो आप डालोगे, अगर वो लेस देन होती है 10 से, मतलब मैंने डाली यहाँ पे 5, तो यहाँ पे क्या होगा, वैल्यू इज स्टिल लेस देन 5। अगर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 11 12, तो यहाँ पे आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगी +1 आ जाएगा। मतलब ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट है। अभी आप लोगों को कोडिंग के ऊपर ध्यान नहीं देना है, बस मैं आपको बस ये समझा रहा हूँ कि कोडिंग कैसी दिखती है, ठीक है। इससे रिलेटेड ज़्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट थोड़ा सा पता होना चाहिए आप लोगों को। व्हाट इज ब्लॉकली, ब्लॉकली यहाँ पे एक नंबर्स है, यहाँ पे एक प्रोग्राम है, एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो कि आपको जो बिगनर्स होते हैं ना, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट पॉइंट, विजुअल प्रोग्रामिंग टूल क्रिएटेड टू हेल्प बिगनर्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग, अलाउज अ यूजर टू क्रिएट अ प्रोग्राम विदाउट एंटरिंग एनी लाइंस ऑफ कोड। मतलब कि जो स्टार्टअप होते हैं, जो बिगनर्स होते हैं ना, उनको कोडिंग समझ नहीं आती है, तो कलर मोड के हिसाब से, जैसे कि कलर जैसे बच्चों को बोलते हैं ना, ये रेड ग्रीन पर यहाँ पे जाना है, मतलब उनको कलर इफेक्ट से याद हो जाता है। ऐसे यहाँ पे क्रिएटर से, मतलब जो नए नए प्रोग्रामर्स होते हैं, उनको बताने के लिए यहाँ पे दिया गया है कि इन सब लाइंस को यूज़ करके आप एक प्रोग्राम बना सकते हो, ठीक है। अगर मैं डायरेक्ट प्रोग्राम समझाऊँ तो मैंने बोला कि प्रिंट करो, मतलब प्रिंट होना चाहिए, दिस प्रोग्राम विल सॉर्ट 2 वर्ड्स अल्फ़ाबेटिकली, अल्फ़ाबेटिकली वर्ड्स को लगाना है, ठीक है। सेट वर्ड 1 को हमने अगर यहाँ पे हम डालते हैं, प्रमोट करता है टेक्स्ट को, यहाँ पे नंबर लिखना है विद मैसेज कि व्हाट इज़ द फर्स्ट वर्ड, व्हाट इज़ द फर्स्ट वर्ड, तो ये प्रिंट हुआ, ठीक है। अब फर्स्ट वर्ड क्या है हमें नहीं पता, ऐसे ही सेकंड हमने क्लिक करा, मैसेज टेक्स्ट करना है व्हाट इज़ द सेकंड वर्ड। अब यहाँ पे आता है प्रोग्राम, अगर इफ़, ठीक है, अगर फर्स्ट वर्ड बड़ा हुआ, नहीं फर्स्ट वर्ड छोटा हुआ सेकंड वर्ड से, तो प्रिंट क्या होना चाहिए, प्रिंट होना चाहिए फर्स्ट वर्ड, देन प्रिंट होना चाहिए सेकंड वर्ड, क्योंकि ये क्या हो गया, फर्स्ट वर्ड हो गया ना हमारा, ठीक है। अगर एल्स, अगर ऐसा नहीं हुआ, फिर क्या होना चाहिए, एल्स का मतलब फिर जैसे प्रिंट करना चाहिए सेकंड वर्ड, उसके बाद आना चाहिए वर्ड, मतलब दोनों पे ही यहाँ पर ऊपर नीचे कर दिया, यहाँ पे 1 और 2 कर दिया, यहाँ पे 2 और 1 कर दिया, क्यों, क्योंकि हमारे मैसेजेस के हिसाब से, ठीक है। व्हाट इज़ द फर्स्ट वर्ड, व्हाट इज़ द सेकंड वर्ड, होप समझ आया होगा। अल्फ़ाबेटिकली लगाने के लिए यहाँ पे यूज़ करा गया, हमने 2 चीज़ बोल दी कि ग्रेटर देन और लेस देन। अगर ये बड़ी हुई इससे, ठीक है, तो ये क्योंकि छोटा हो गई तो इसलिए ये यहाँ पर आ गया, सेकंड यहाँ पर आ गया। अगर ये छोटी हुई तो ये ऊपर आ गया, ये इधर आ गया, ठीक है ना, असाइन करा गया प्रोग्राम को, और कुछ नहीं है यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करूँ तो ये गूगल ब्लॉकली गेम्स है, आप जैसे हम पजल्स खेलते थे ना,
ऐसे ही यहाँ पे मैच खेलते थे बर्ड्स। तो ये गेम्स होती है ब्लॉक्स के हिसाब से जो बनाई जाती है, ब्लॉक्स पजल्स गेम, ये वही है। ठीक है, तो अब ज़्यादा लंबा सेशन हो जाएगा तो मैं इसको अभी यहीं तक रखता हूँ। ठीक है, आज का सेकंड चैप्टर हमारा यहीं तक है। अभी चैप्टर 2 के फर्स्ट पार्ट का भी पार्ट रह रहा है। ठीक है, तो उसको नेक्स्ट पार्ट से हम कंप्लीट करेंगे। अभी यहाँ तक समझ आ गया होगा, नहीं समझ आया एक बार दोबारा से देखिएगा ताकि आपको जल्दी समझ आ जाए। और थैंक यू सो मच पूरी वीडियो देखने के लिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर और इसी तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड गुड बाय एंड टेक केयर। बाय बाय, थैंक यू सो मच।